हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर सेकंड जिसमें हमने रिलेशन पार्ट 2 में बात की थी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन की। आज हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हेडिंग लगा लीजिए ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि बाइनरी रिलेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट था रिफ्लेक्टिव रिलेशन। रिफ्लेक्टिव में हमने देखा था कि अगर कैपिटल ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड सो ऑन, तो उसके जो भी आइडेंटिकल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी एंड सो ऑन, वो सारे के सारे कैपिटल आर में होने चाहिए। अगर कैपिटल आर में होंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं होगा। सिमेट्रिक में क्या था, मैंने बोला था कि वहां पर आपको देखना है कि एक ऑर्डर पेयर आपको उठा लेना है, कोई भी जो आर के अंदर होना चाहिए। ए कॉमा बी हमने उठा लिया, तो फिर हमें ये देखना होता है कि वो बी कॉमा ए बी आर में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर बी कॉमा ए आर में जाता है तो सिमेट्रिक हो गया, वरना नहीं होगा। लेकिन वहां पे एक चीज और ध्यान रखनी थी कि अगर किसी ऑर्डर पेयर को आप उठा रहे हैं किसी आर के अंदर, वो पहले से प्रेजेंट है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी उसके अंदर होना चाहिए। मान ली मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे 1,2 है, 2,1 है, अगर केवल यही है तो ये आर सिमेट्रिक बना देगा। लेकिन अगर 1,2 है, 2,1 है और 1,3 है, और तो ये आर जो बनाएगा वो किसी भी हालत में सिमेट्रिक नहीं होगा, जबकि ये सिमेट्रिक है। ठीक, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 और 2,1 एक दूसरे से रिलेट करते हैं। 1,2 है तो 2,1 भी है, 2,1 है तो 1,2 भी है, लेकिन 1,3 का 3,1 का है नहीं है। इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं जाएगा। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल कर दिया। अभी हम आज बात करने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। व्हाट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन? तो देखिए, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सबसे पहले हमने एक कैपिटल ए सेट लिया जिसमें कुछ एलिमेंट थे, तो हमने मान लिया कि वो ए बी सी है। हमें क्या करना है, हमें कौन, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, बेसिकली कुछ चीजों में ध्यान रखना। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हमें कोई एक ऑर्डर पेयर उठा ले ए कॉमा बी, ठीक, जिसमें ए बी से रिलेट कर रहा हो। अब यहाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी, ये तो हमने एक एग्जांपल सेट किया हुआ है कि ए और बी कंटिन्यूअसली होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि 1 के बाद 2 ही होना चाहिए। वो तो डिपेंड करेगा कि सेट क्या है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है। 4 भी हो सकता है, 4 के बाद 7 भी हो सकता है। रिलेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हमने पहले देखा, फिर बी कॉमा सी उठाना है बिलोंग्स टू आर। मीनिंग क्या, यहाँ बी और सी और यहाँ ए और बी, इन दोनों में एक चीज ध्यान रखनी है कि ए बी से अगर रिलेट कर रहा है तो दूसरा ऑर्डर पेयर में वो उठाना है जिसमें बी सी से रिलेट कर रहा हो, यह हमें उठाना है। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें देखना क्या है, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये हमारा मेन पंच होगा, नॉट सी कॉमा ए कॉमा सी। यहाँ गलती यही होती है कि ए बी पे जा रहा है, बी सी पे जा रहा है, तो सी ए पे जाना चाहिए। नहीं, लौटना नहीं है, ए से बी, बी से सी और ए से सी। अगर ये तीन चीजें आपको किसी आर में मिल जाती है तो हम बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, वरना ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ ए बी सी कंटिन्यूअस नंबर भी हो सकते हैं, कंटिन्यूअस अल्फाबेट भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि दे आर डिसकंटिन्यूअस। ये रिलेशन पे डिपेंड करेगा। फिलहाल आप इसको नोट करिए और उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या मैंने बोला, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देखना है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वो भी देखना है, और इसमें ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखना है कि ए बी से कनेक्ट हो रहा हो और बी सी से कनेक्ट हो रहा हो, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ हम अपनी तरफ से कोई भी एबीसी नहीं ले सकते। हमें एबीसी इस बात को ध्यान रखते हुए देखने हैं कि वो जिस सेट पे वो आर डिफाइंड है उसके अंदर के ही होने चाहिए, उसके बाहर का कोई नंबर आप नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब ए कॉमा बी, बी कॉमा सी दोनों आपको दिख रहे हैं ऑर्डर पे, तो फिर ए सी से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपको ए कॉमा बी, बी कॉमा सी तो मिल गया लेकिन ए कॉमा सी नहीं मिला, तो वो किसी भी हाल में ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मैंने हर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में मैंने एक लाइंस से रिलेटेड लिया था, यहाँ पे भी लाइंस से रिलेटेड ले लेते लेट
कैपिटल ए बी ए सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन। ये हमने लिया एक सेट है हमारे पास जिसमें सारी की सारी एक्स वाई प्लेन की जितनी भी लाइन हो सकती हैं, चाहे इंटरसेक्टिंग लाइन हो, पैरेलल लाइन हो, परपेंडिकुलर लाइन हो, या नॉर्मल लाइन हो, या स्लैंट लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, सब उठा लेंगे, ठीक है। एंड कैपिटल आर इज डिफाइंड ऑन कैपिटल ए एंड आर इज L1, L2 such that L1 parallel to L2। ये कंडीशन हमने यहाँ पे पहले भी दी कि यहाँ हम सिर्फ आर में वही लाइन को डाल सकते हैं जो कि पैरेलल होंगी। अब मैंने आपको और क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि हम यहाँ करते ये हैं कि हम क्वेश्चन का रिलेशन उठाते हैं और अपने रिफ्लेक्सिव की या ट्रिमेट्रिक की या ट्रांजिटिव की क्वालिटी उठाते हैं और उन दोनों को करते हैं मर्ज। अगर वो दोनों मर्ज हो जाती है, मतलब दे आर सपोर्ट टू ईच अदर, तो इसका मतलब है कि रिलेशन पक्का है कि होगा ही होगा। लेकिन दे आर कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, मतलब अब उन हालातों में रिलेशन जो आप चेक कर रहे हैं वो नहीं होगा। फिलहाल हम चेक कौन सा कर रहे हैं, ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी, हमने यहाँ पे लेट किया कि L1, L2, L3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये तीन लाइन हमने कैपिटल ए की उठा ली, ठीक। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो तीन लाइन है ये L1, L2, L3 मैंने नाम दिया है, कंटिन्यूअस लाइन नहीं है। मैं L1 के बाद L4 ले सकता था, L हो सकता है L1 ना भी लूं, L2, L4 ले लूं, तो मुझे नहीं पता है कि कौन सी पैरेलल होंगी कौन सी नहीं होंगी। लेकिन हमें यहाँ इतना पता है कि आर में वही जाएगा जो पैरेलल होगा, क्लियर कट। तो इसीलिए हमने कोई भी एज्यूम कर लिया। अब इफ की कंडीशन है, मतलब यहाँ पर हमने कहा कि हमने एक ऑर्डर्ड पेयर आर में से निकालते हैं, तो हमने मान लिया कि वो ऑर्डर पेयर पहला जो है वो L1, L2 का है, ठीक बात है। फिर देन L2, L3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ L1 पैरेलल टू L2 और L2 पैरेलल टू L3, क्लियर कट। अब आप इन दोनों को जरा सोचिए कि इसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट जो कंक्लूजन मिलेगा वो क्या हो। मैंने बोला L1 L2 के पैरेलल और L2 L3 के पैरेलल, तो L1 L3 के पैरेलल नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसका मतलब है हम यहाँ लिख सकते हैं देन L1 पैरेलल टू L3 सो दैट L1, L3 बिलोंग्स टू R। और अगर ऐसा हो जाता है तो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके स्टूडेंट, दोबारा समझ लीजिए। हमसे यहाँ ये बोला गया था कि हमारे पास एक सेट है जिसमें लाइन एक्स वाई प्लेन की सारी लाइन, लेकिन हमें आर में कौन सी डालनी है, हमें आर में वही डालनी है जो पैरेलल होंगी। तो हमने तीन लाइन एज्यूम कर ली। मैंने ये भी बोला कि वो तीन लाइंस एज्यूम जो आपने किए उसमें L1, L2, L3 उनके सिर्फ और सिर्फ सिंबल है, लेट किए। आप उसे कुछ भी लिख सकते हो, L4, L5, L6 या L1, L4, L5, L6 से कुछ भी, जो भी मर्जी हो, L17, L20, कुछ भी, कहीं से भी कोई उठा लीजिए, तीन लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। और हमने ये जूम कर लिया कि ये पैरेलल, अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब है कि L1, L2 भी आर में रहा होगा क्योंकि वो पैरेलल है, L2, L3 भी आर में रहा होगा क्योंकि वो पैरेलल है। अब हमने इन दो रिजल्ट को आपस में दिया मर्ज और देखा कि इससे कंक्लूजन क्या निकलता है। हमने बोला L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो फिर L1 L3 के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक। तो इस वजह से L1, L3 भी आर में दिया होगा क्योंकि पैरेलल कंडीशन है। और अगर तीनों कंडीशन एक दूसरे को सपोर्ट कर जाती हैं तो रिलेशन कैसा बनेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। नोट डाउन। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, मैं एग्जांपल समझेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए, इफ कैपिटल ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर डिफाइंड on capital A, that is R equal to L1, L2 such that L1 perpendicular to L2। क्लियर। अब मैंने कंडीशन बदल दी। मैंने क्या बोला, क्योंकि पीछे पैरेलल का था तो काफी स्टूडेंट समझते हैं कि अरे ये तो हो ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको रिलेशन कोई ऐसा भी दिया जा सकता है जो हो सकता है, को लग रहा हो कि हो जाएगा लेकिन नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको परपेंडिकुलर रिलेशन समझाता हूँ, ध्यान रखिए। हमने यहाँ कंडीशन क्या ली, इफ L1, L2
बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये हुआ कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। तो L2 परपेंडिकुलर टू L3 कंडीशन बन गई। अब क्या कंडीशन है, इससे क्या कंक्लूजन निकलेंगे, और हमें कोई कंक्लूजन अपनी तरफ से जबरदस्ती नहीं रखना है, हमें ये देखते हुए कि वो जो हमारी थ्योरी है वो सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए L1 L2 के परपेंडिकुलर, ठीक, और L2 L3 के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब L1 L3 के या तो पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा, परपेंडिकुलर तो होने से रहा। क्यों, देखिए मान लीजिए ये L1, इस पे हमने एक लाइन डाल दी L2, परपेंडिकुलर हो गए, और L2 पे हमने एक लाइन डाल दी L3 जो कि L2 के परपेंडिकुलर होगी। अब अगर वो लाइन इधर है तो डायरेक्ट दिख रही होगी कि पैरेलल है, और अगर मैं इस L3 को इस तरफ डालूंगा तो इन दोनों को देखेंगे तो पैरेलल भी होंगी और कोलिनियर भी होंगी। कोलिनियर मतलब एक लाइन है, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये आपने फिजिक्स में वेक्टर में पढ़ा होगा कि जब दो लाइन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उन्हें पैरेलल और कोलिनियर दोनों में ही काउंट करते हैं। क्लियर है? तो ये देखिए L1 परपेंडिकुलर टू L2 या L2 परपेंडिकुलर टू L1 और L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो फिर L1 और L3 में क्या रिलेशन हुआ, पैरेलल था। इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देन L1 पैरेलल टू L3, बट ये हमारा रिलेशन तो था नहीं, हमारा रिलेशन क्या था, परपेंडिकुलर, कंडीशन बनी गई थी पैरेलल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R, नहीं है R में, और अगर R में नहीं है तो R इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ आई आपको बात कि कैसे आपको इनको मर्ज करना है या कैसे पूछना है। ठीक, अभी हम एक एग्जांपल और करेंगे, रन नोट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम एक एग्जांपल और करते हैं ट्रांजिटिव। इस टाइप के एग्जांपल्स आपको शीट में या एक्सरसाइज में मिल सकते हैं, उनको एक बात करते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया है कि इफ R be a relation defined on natural number, मतलब अभी तक मैं क्या करता था कि मैंने आपको एक सेट दे दिया जो कि इनफाइनाइट भी हो सकता था, फाइनाइट भी हो सकता था, लेकिन मैंने आपको एलिमेंट बता दिए थे कि ये। अभी हमने क्या कहा है कि हमने एक इनफाइनाइट सेट लिया, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वो इनफाइनाइट सेट का भी हो सकता है। तो नेचुरल नंबर हमने बोला कि भैया R है जो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। अब अगर मैंने ये बोला कि R इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, इसका 100% मीनिंग है R इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n। सिंपल लॉजिक, समझ आ गई बात? इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे जो भी एग्जाम्पल्स में बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, उनमें आपको ये भी बोला जाएगा कि R इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन n क्रॉस n, तो उसका मीनिंग क्या होगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखिए, अगर आपको बोला गया है कि R इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन n या डिफाइंड ऑन R मतलब रियल नंबर, तो हम उसका मीनिंग ये निकालते हैं। क्लियर? अब वो रिलेशन है क्या, दैट इज R equal to A comma B such that A is greater than B। ये हमने आपको एक रिलेशन बना के दिया, ये R equal to A comma B such that A is greater than B, यानी कि हमें इस R के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट डालने हैं जो कि जिसमें A जो है वो B से ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि n का n मल्टीप्लाई करने लगते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन वो इनफाइनाइट सेट है, उसका मल्टीप्लाई आप कहाँ तक कर पाओगे। तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है और देखना है सपोर्ट हो रहा है कि नहीं। हमने क्या देखा, हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो हमने ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये हुआ कि A इज ग्रेटर देन B एंड B कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये भी हमें मिल गया, तो B इज ग्रेटर देन C हो गया। क्लियर कट? अब मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, इनको मैं कनेक्ट करूंगा और देखते हैं कि ये सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो इसका काम करो। तो देखिए मैंने लिखा A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C। इन हालातों में आप इसको ऐसे लिख लीजिए, जल्दी समझ में आएगा। देन हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक बात है, A इज ग्रेटर देन B और B इज ग्रेटर देन C, हो गया करेक्ट। अब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब मुझे क्या करना है, कंक्लूजन क्या करना है, अब मुझे A को फिर से कनेक्ट करना है और ये देखना है कि जो कनेक्शन हमें मिला है
वो इसे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? तो देखिए आप बिल्कुल कर रहे हैं। ये ए जो है वो सी से बड़ा है कि नहीं, यानी कि यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिला, ए इज ग्रेटर देन सी, और ए इज ग्रेटर देन सी सपोर्ट कर गया, इसका मतलब है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक, तो अब आपको क्या पता चला कि ए कॉमा बी आर में ढूंढ लिया आपने, बी कॉमा सी आर में ढूंढ लिया, और जब ये आपको मिल गए तो आपने देखा कि अब ए से सी कनेक्ट होना चाहिए हमारे रिलेशन जो दिया गया उसके द्वारा। अगर हो जाता है तो ट्रांजिटिव होगा, और हो गया, और इसका मतलब है कि आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन रिलेशन की बात हमने कर दी। आपको अगर इनमें कोई भी लगा होगी कंफ्यूजन है तो आप मैंने बोला था कि आप इन वीडियोस को बार बार 2-3 बार कॉन्सेंट्रेटली देखिए, और उसके बाद आप उसके बारे में विचार करिए। जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आप अपनी तरफ से भी कोई एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल सोच सकते हैं, और मैंने जो बोला उस पर काम करें। मैंने बोला कि आप अपने क्वेश्चन का रिलेशन उठाओ, और जो आपके पास उस रिलेशन की क्वालिटी है वो उठाओ, और दोनों क्वालिटीज को करो मर्ज, मतलब ऐड करो, और ऐड करने के बाद अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर जाए तो वो इसका मतलब है रिलेशन है। अगर वो सपोर्ट नहीं करती है तो या कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है तो इसका मतलब है कि वो रिलेशन जो आप देख रहे हैं वो नहीं है। अब हम चौथे रिलेशन पे चलते हैं कि चौथा रिलेशन क्या होता है, और होने को तो हमारे पास अभी दो रिलेशन और पड़े हुए हैं। जैसे अभी चौथा रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके बाद एक होता है एंटी सिमेट्रिक, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मिलके आपको इक्विवेलेंस देते हैं, और रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मिलके आपको पार्शियल ऑर्डर देता है। लेकिन ये जो पार्शियल ऑर्डर और एंटी सिमेट्रिक है ये हमारा 12th का सिलेबस नहीं है, तो इस अभी मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा, क्योंकि हम लोगों का ऑफलाइन क्लास नहीं है, और मैं सिर्फ बात करूंगा सिलेबस की। जो भी मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा है सिलेबस में, नहीं भी है और आपको जरूरत पड़ेगी तो वो मैं बताऊंगा, उसको मैं कंसिडर करूंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं चौथे रिलेशन की, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, EQUIVALENC, इक्विवेलेंस रिलेशन, EQUIVALENC। अब क्या कहता है इक्विवेलेंस रिलेशन? इफ ए रिलेशन capital R defined on a given set is reflexive, symmetric and transitive, then R is called equivalence रिलेशन। अब देखिए, वैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, 6 नंबर का भी मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 4 नंबर का मिलेगा। 1 नंबर या 2 नंबर में आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलता है तो उसमें आपको पूछ लिया जाएगा भैया रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, अकेले अकेले पूछ लेंगे इंडिविजुअली। लेकिन इक्विवेलेंस अगर पूछा गया है तो या तो 4 नंबर का होगा, और अगर थोड़ा सिंपल का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर का। फिलहाल आपको इक्विवेलेंस में करना क्या था, तो मोस्टली आपको इस पे ध्यान रखनी है, क्योंकि इक्विवेलेंस एक ऐसा रिलेशन है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों पूछ लिए जाते हैं। तो अगर कोई एग्जामिनर चाहता है कि मैं आपसे एक ही क्वेश्चन में सारी बातें पूछ लूं तो मैं इक्विवेलेंस पूछूंगा, क्योंकि वही एक ऐसी चीज होगी जो आपको सारी चीजें डिफाइन करने पे मजबूर करती है। आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें एक एग्जाम्पल क्रिएट करो, और उस एग्जाम्पल से हम इक्विवेलेंस रिलेशन समझेंगे। उससे पहले आप इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए और उसको नोट भी कर लीजिए कि इफ ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए गिवन सेट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मतलब अगर कोई रिलेशन जो किसी सेट पे डिफाइन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तब हम उसको रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्लियर कट? नोट डाउन। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कशन होगा। एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि एग्जाम में कैसे आते हैं या शीट में कैसे होंगे, बुक में एक्सरसाइज में कैसे होंगे, वो देखिए। ले कैपिटल ए बी द सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने बोला कि एक सेट है आपके पास कैपिटल ए जो रियल नंबर का सेट है, ठीक है, उसको हम आर से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए आर नहीं लिया क्योंकि एक आर रिलेशन के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। एंड
कैपिटल आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन कैपिटल ए, और हमने यहाँ पे एक रिलेशन दिया है क्वेश्चन में कि जो ए पे डिफाइंड है, और इसका मतलब क्या है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक, अब वो रिलेशन है क्या, उसके बारे में बात, दैट इज कैपिटल आर इक्वल टू करली ब्रैकेट a comma b such that mod of a minus b is divisible by 2। ये है वो रिलेशन जो आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ने में। अब ये कंडीशन क्या कहती है और उसको हम कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। तो ये क्वेश्चन ये बोलता है कि ए एक सेट है जो रियल नंबर पे डिफाइंड हो रहा है, मतलब हम उसमें रियल नंबर ही उठा सकते हैं, मल्टीप्लाई रहेगा तो उठा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई ऑर्डिनरी नहीं होगा। मल्टीप्लाई में आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो नंबर आप ले रहे हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और कंडीशन क्या है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। अगर है तो ही आप यहाँ रख सकते हैं, वरना नहीं रख सकते। अब क्या करते हैं बहुत से स्टूडेंट, मैंने बोला मल्टीप्लाई कर लेते, मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि रियल नंबर मतलब इनफाइनाइट है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0, 0 टू प्लस इन्फिनिटी। आपको सिर्फ अपनी कंडीशन को सोचना है, समझना है, उसके बाद उसे अप्लाई करना है। सपोर्ट कर देगी तो इसका मतलब रिलेशन है। पहला रिलेशन आता है रिफ्लेक्सिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। रिफ्लेक्सिव क्या है रिलेशन, तो देखिए मैंने देखा a माइनस ए इक्वल टू क्या होगा 0, और 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो विच इज डिविजिबल बाय, क्लियर कट। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 which is divisible by 2, then a comma a belongs to r। अब यहां आप कोई भी रियल नंबर a को ले लीजिए, वो हमेशा यही रहेगा, कोई भी ले लीजिए। आपने कहा मैं माइनस का 1/2 लेता हूं, ले सकते हैं माइनस 1/2, माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 मिलके हो जाएंगे 0, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव 0 आ गया। 0 ऑलवेज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, यहाँ 2 से 2। आपने कहा माइनस का 0.0073 लेंगे, ले सकते हैं। हमने माइनस का 0.0073 यहाँ रखा, यहाँ रखा, वो प्लस का हो गया, प्लस का हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया। मतलब कहने का ये है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, यहाँ रखते ही वो 0 दे देगा, और 0 देगा तो 0 इज डिविजिबल बाय एनी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0/0 इंडिटरमाइन फॉर्म होती है। इस वजह से तो 0 आया मतलब डिवाइड बाय 2 हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, तो एक ओमाई आर में पहुंच गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी हम चलते हैं सिमेट्रिक की, लेकिन पहले हमने नोट डाउन कर लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिमेट्रिक, देखते हैं क्या है सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, इफ a comma b belongs to r। हमने ये कोई एक ऑर्डर पेयर उसमें से उठा लिया, जो हमें पहले से पता था कि भाई ये इसके अंदर है, हमने कोई एक ऑर्डर पेयर उठा लिया a comma b टाइप का। अब जब आपने उठा लिया तो इसका मतलब आपको ये सोचना है कि जो a comma b ऑर्डर पेयर आपने उठाया किस वजह से गया अंदर। ये गया इस वजह से कि मॉड ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर कट कि a माइनस b का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से डिवाइड हुआ होगा, इस वजह से a comma b उसमें गया होगा। अब मैं इसी कंडीशन को लेकर देखूंगा कि इसका रिवर्स जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए देन मॉड ऑफ a माइनस बी को अगर हम ऐसे लिख लें कि -1 हमने कॉमन ले लिया और b माइनस ए हो गया। अब माइनस मॉड के अंदर है, पॉजिटिव बना देगा तो बन जाएगा b माइनस ए। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो a माइनस बी अगर डिविजिबल है 2 से, तो फिर b माइनस ए भी डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2। और इस वजह से b कॉमा a also belongs to R। क्लियर कट, और ऐसा हर जगह हो। यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें अपना कुछ एक अलग से उन्होंने जोड़ दिया कि हम ऐसा कर लें। तो जैसे किसी ने बंदे ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, मैं 1 और 13 उठा लेता हूँ, या सॉरी 1 और 14 उठा लेता हूँ। अब मैंने 1 और 14 उठाया, देखते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने कहा ठीक है 1 और 14 उठा लिया। अब 1 और 14 किया, तो 1 में से जब आपने 14 माइनस किया तो वैल्यू कितनी है 30, 2 से डिवाइड है नहीं, इसका मतलब नहीं उठा सकते आप। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल भले ही चाहे वो रियली नंबर क्यों ना हो, तब
तक नहीं उठा सकते जब उस कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। उठा सकते हैं क्या, जैसे आपने 1 और 13 उठाया होता, बिल्कुल सही है। 1 और 13 है तो 1 माइनस 13 इज -12, और मॉड है तो इस वजह से +12, और 13 माइनस 1 ऑल्सो +12, दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो ऐसे ही चीजें आपको ऐसे ही ऑर्डर पेयर उठाने हैं जो उस रिलेशन के अंदर पॉसिबिलिटी हो जिनके होने की, जिनकी पॉसिबिलिटी नहीं है वो आप नहीं उठा सकते। इस वजह से अब ये आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है। हमने लेट किया कि a, b एक ऑर्डर पेयर है जो r के अंदर है, फिर हमने उसकी वजह सोची, उसका रीजन सोचा कि क्यों है, क्योंकि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 0 से डिवाइड हो रहा था। उस तरीके से फिर हमने a माइनस बी का मैग्नीट्यूड उठाया, उसको सॉल्व किया, -1 कॉमन ले लिया, b माइनस से हुआ, माइनस मॉड के अंदर है पॉजिटिव बना दिया तो b माइनस a रह गया। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो a माइनस बी अगर डिविजिबल है 2 से तो b माइनस a आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब b कॉमा a भी r में गया होगा, और अगर ऐसा हुआ तो r इज सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक वाली बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ट्रांजिटिव, लेकिन उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, नोट डाउन। ओके, ट्रांजिटिव नेक्स्ट रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव। क्या कहता है ट्रांजिटिव? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, मतलब a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2 एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, mod of b minus c is divisible by 2। अब हम इन दोनों को फिट बिठाने की कोशिश करेंगे कि कंडीशन क्या बनती है। हमसे बोला गया कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 2 से डिवाइड, b माइनस सी का मैग्नीट्यूड 2 से डिवाइड, तो अब हमें तीसरी पोजीशन में पहुंचना है, वो है a माइनस सी। तो हमने क्या किया, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस सी ले लिया और उसमें हमने इसको इस तरीके से ऐड किया, ठीक। a माइनस सी का मैग्नीट्यूड, ये दो ब्रैकेट्स बन गए, a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। क्लियर कट और कंडीशन। अब क्या है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये दो नंबर है दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा। क्लियर कट। जैसे मान लीजिए 2 और 4 है, 2 है और 4 है, 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, वो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। और इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या है, मॉड ऑफ a माइनस सी। तो हेंस a माइनस सी का मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, हेंस r इज ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गई? क्लियर कट। ठीक है, क्या किया, a माइनस बी डिविजिबल बाई 2, b माइनस सी डिविजिबल बाई 2, ये हमने अपनी तरफ से जूम किया, और मतलब ये दो ऑर्डर पेयर हमने हाथ में देख लिए हैं। अब हमने देखा कि a और c में क्या कनेक्शन है या क्या हो सकता है। हमने a माइनस सी का मैग्नीट्यूड लिया, उसमें अपनी तरफ से प्लस बी माइनस बी किया, दोनों के ब्रैकेट्स को अलग अलग करके मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट डिवाइड कर दिए, अलग अलग कर दिए, उनको सेपरेट कर लिया। a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा था, b माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो रहा था, तो दोनों का एडिशन भी 2 से डिवाइड होगा, और दोनों का एडिशन है क्या, मॉड ऑफ a माइनस सी। तो अगर ये पूरा 2 से डिवाइड है तो ये भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, और अगर ये 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब है कि ये r में गया होगा, और अगर r में गया होगा तो r इज ट्रांजिटिव। क्लियर कट, नोट डाउन। ओके, तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे एक एग्जाम्पल। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज भी में पार्ट 4 जो रिलेशन फंक्शन का पार्ट 4 होगा, उसमें हम बात करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको। और एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने के से पहले, जो आपके पास बुक्स तो अभी है नहीं, तो मैं उनके पीडीएफ अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगा, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स डाउनलोड कर लीजिए उसको, या उसको कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे कि वो आपके सामने रहे जब मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन को बार बार लिखा तो नहीं जा सकता है, इसलिए आपके पास, मेरे पास भी होगा, आपके पास भी होगा, मैं बताता जाऊंगा कौन से नंबर का क्वेश्चन है, आप उसको पढ़ते जाइए, साथ के साथ समझते जाइए। क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने किया क्या। ठीक है, अभी मैं आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से रिलेट करते हुए कुछ और बातें, कुछ और टिप्स हैं जो बताना चाहता हूँ, जिसका यूज हम लोग एक एक नंबर क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, नंबर ऑफ
रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि ट्रांजिटिव जो है वो काफी सारे रिलेशन शो कर सकता है, उसकी कोई काउंटेबिलिटी नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के ही बारे में पूछा भी जाता है और उसी के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। ट्रांजिटिविटी के बारे में ऐसा ये नहीं पूछा जाता कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजिटिव फंक्शन होंगे, क्योंकि वो अभी तक कोई ऐसा चीज नहीं, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है क्योंकि उसको काउंट किया जा सके, तो अनकाउंटेबल है। इस वजह से आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के बारे में बता रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव वैसे तो डायरेक्ट दोनों के फॉर्मूले, इफ a set have small n number of elements and capital R be the relation defined on कैपिटल A, ये हमने कहा। हमने ये यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पहले से दिया होगा कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछ रहे रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, होगा ही। मतलब जो उन्होंने अपने अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, तो इसका मतलब होगा ही। तो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन की। अगर मुझसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन कैन बी मेड, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, और दूसरा फॉर्मूला अगर आप भूल जाए तो वो मेथड भी पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे निकालेंगे। क्योंकि अगर आपको मेथड नहीं पता है, सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंड है, तो आपको पता ही है, मैंने आपको 11th में ही बोला कि केवल फॉर्मूलों पे डिपेंड होने वाला इंसान मैथमेटिक्स नहीं सीख पाता। तो सीखने के लिए फॉर्मूले ठीक है आपके पास है, अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव में काम भी आ जाएंगे, लेकिन जहाँ फॉर्मूले काम नहीं आते वहाँ मेथड्स काम आते हैं, तो इसीलिए आपको मेथड ही ध्यान रखना है। फिलहाल फॉर्मूले लिख रहा हूँ पहले। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर n(n-1)। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स है और r एक रिलेशन है जो उन पे डिफाइंड है, और अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो कितने रिफ्लेक्सिव बनेंगे, तो 2 की पावर n ब्रैकेट n-1। एंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन 2 की पावर n(n+1)/2। तो 2 की पावर में ये होगा 2 की पावर n(n+1)/2। कंप्लीटेड, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आगे की। ओके, ये फॉर्मूले थे। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे पहले फॉर्मूले लगा के निकालेंगे और फिर मेथड की बात करेंगे। तो आप समझ लीजिए जल्दी से। इफ कैपिटल A इक्वल टू 1, 2, 3, और अब आपको इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन कैन बी मेड। अब फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से निकल आएगा कि फॉर्मूले में आपको क्या बोला गया कि भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो बनेंगे वो 2 की पावर 3 यानी कि ये 2 हो गया, मतलब 2 की पावर 6 हो गया। और बोला सिमेट्रिक की बात कर ले तो 2 की पावर 3 + 1/2, तो ये भी 2 की पावर 6 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 4 हो गया, 2 से डिवाइड हुआ, तो 3 × 2 6, तो 2 की पावर 6 दोनों आ गए। अब लेकिन फॉर्मूला मान लीजिए भूल गए या कोई कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा कहां पर है, तब आपको क्या करना है? तो उसके लिए मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लॉजिक लेके चलूंगा, उसी से हम समझाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको उस बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले मैं एक हाईएस्ट आर बनाता हूँ। हाईएस्ट आर का मतलब मैंने क्या बताया था, एक ऐसा रिलेशन जो A क्रॉस A के बराबर हो, उससे बड़ा हो, ठीक, बाकी सब उसके सबसेट हो, वो रिलेशन हम पहले बना लेते हैं क्योंकि वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। ठीक, 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है। ये हम A का A में ही मल्टीप्लाई करके बना रहे हैं, उसमें कुछ नया नहीं कर रहा, मैं A का A में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसी से ही बना रहा हूँ। फिर 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 2,3, 3,2, और इससे बड़े इसमें कोई आर नहीं बन सकता। एक 1 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2, 3 में करेंगे तो 3 एलिमेंट मिलेंगे,
फिर 2 का करेंगे तब 3 मिलेंगे, 3 का करेंगे तब 3 मिलेंगे, तो 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीटेड। अब इससे बड़ा वो कोई हो नहीं सकता। अब मैं मेथड की बात करता हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता तो कैसे निकालते। तो देखिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ध्यान से समझना, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या है वो सोचिए, तभी आप समझ पाओगे। कंडीशन ये है भाई कि 1,1 2,2 3,3 ये हमें चाहिए। इसके अलावा और कुछ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्सिव हो। क्लियर कट, यही बोला था मैंने। तो अब आप जरा देखिए कि 1 2 3 4 5 6 6 प्लेसेस, इस तरीके का अगर कोई रिलेशन बनाना है तो आपके पास 6 प्लेसेस खाली हैं। इनमें से हम कोई भी एक भर दें, एक भी ना भरें, 2 भर दें, 3 भर दें, 4 भर दें या 5 भर दें, 6 भर दें, यहाँ हर कंडीशन में वो रिफ्लेक्सिव होगा। यही डेफिनेशन है। तो देखिए हमारे पास जगह कितनी है, यहाँ पर 6, और ये 3 छोड़ दें तो लोग भी कितने हैं, 6 हैं। तो हम कैसे भरेंगे उसको, देखिए नंबर ऑफ रिलेशन पहला 6 0 का मतलब हमने इन 6 में से एक भी एलिमेंट, एक भी ऑर्डर पेयर उठाया ही नहीं उठाया, तो ये यही बंद हो गया और रिफ्लेक्सिव। क्लियर। फिर इसके बाद हमने बोला ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक उठा लिया और प्लस का मतलब या और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और यहाँ से एक्चुअली शुरू करने के खत्म करने के बाद मैंने बोला था यूनियन का मतलब और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब कि या तो ऐसा हुआ होगा या तो ऐसा हुआ होगा, या का मतलब और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब प्लस। तो इसीलिए या तो 6 3 0 आपने एक भी नहीं उठाया ऑर्डर पेयर, या आपने एक उठा लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने 1,2 डाल भी दिया या 1,3 या 2, कोई भी डाल दिया तो भी ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। क्लियर कट है। तो इसलिए हमने दूसरी पॉसिबिलिटी ले ली। अब फिर हमने तीसरी ली 62 एंड डॉट 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 लास्ट पॉसिबिलिटी 6C 6 हो कंप्लीटेड। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको जब बाइनोमियल थ्योरम लास्ट ईयर आपको पढ़ाई गई थी तो वहां पर आपको एक चीज बताई गई थी, और वो क्या थी, एक थ्योरम से मैंने प्रूफ करवाया था और बाकी लोगों ने भी प्रूफ किया होगा, नोट में लिखा हूं मैं, NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCN इक्वल टू 2 की पावर। ये एक थ्योरम प्रूफ करवाई थी, बोला था याद भी रखना, आगे भी काम आए। देखिए जरा 6C0 से स्टार्ट है और 6C6 तक खत्म हो गया, NC0 से स्टार्ट है NCN तक खत्म हो गया, क्या बना 2 की पावर है, तो ये क्या बना 2 की पावर 6। आपका पहला आंसर आपको मिल गया, रिफ्लेक्सिव। समझ आ गई बात, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने क्या रिफ्लेक्सिव देखा, मेथड भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया। अभी हम सिमेट्रिक पे जाते हैं। सिमेट्रिक कितने हैं, तो देखिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हमें समझना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि सिमेट्रिक होता क्या है। 1,2 अगर आपने उठाया है तो फिर 2,1 भी लेना पड़ेगा, 1,3 आपने उठाया है तो 3,1 भी लेना पड़ेगा, 2,3 आपने उठाया है तो 3,2 भी लेना, और 3 प्लेस खाली रहेंगे। क्लियर कट। लेकिन अब आपको करना क्या है कि भाई सिमेट्रिक की बात चल रही है, रिफ्लेक्सिव की बात हो चुकी है, ट्रांजिटिव से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी। तो इसका मतलब मैंने बोला था जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपको सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। तो देखना ध्यान से, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं इन तीनों को अभी छोड़ दीजिए जरा, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं 6 में से। आप यहाँ पे 1,2 अकेला नहीं उठा सकते, आपको उसको पेयर में उठाना पड़ेगा। क्लियर है, यानी कि आपको 1,2 2,1 या 1,3 3,1 एक साथ लाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब पेयर हुए, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ और एक पेयर ये हुआ। सही बात है, कितने पेयर हो गए 3 पेयर। ठीक, तो आप देखिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इक्वल टू 3C0 3C1 3C2 3C3। क्लियर कट, ये वही सेम जो अभी समझाया। 3C0 मतलब हमने इनमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं, सॉरी इनमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं उठाया, क्योंकि तब बनेगा वो 5, और 5 जो है वो एक वॉइड रिलेशन है। वॉइड रिलेशन जो भी है वो इक्विवेलेंस रिलेशन में जाएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। समझ आ गई बात। तो इसीलिए आपको क्या बताया 3C0 मतलब हमने एक भी एलिमेंट, एक भी पेयर उठाया ही नहीं। ठीक,
या फिर एक पेयर उठा लिया। अब अगर आपने एक पेयर उठाया 1,2 2,1 और इसके अलावा वहां कुछ होगा नहीं तो सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है? फिर या आपने दोनों पेयर उठा लिए, तो एक पेयर मान लो ये उठा लिया, एक पेयर मान लो ये उठा लिया, तो पूरे पूरे पेयर आ गए, इसका मतलब है कि वो भी सिमेट्रिक हो गया। और ये भी हो सकता है कि आपने तीनों पेयर उठा लिए हो, तब तो सिमेट्रिक हो ही गया। क्लियर कट बात हो गई। तो लेकिन ये बात अभी खत्म नहीं होती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमको एक काम और करना है। काम ये करना है कि यहाँ प्लेस कितने हैं 9, और आपने प्लेस भरे कितने हैं अभी तक 6, क्योंकि आपने पेयर उठाए हैं। तो अब इसका मतलब कितने रह गए होंगे 3, 3 रह गए। 3C0 3C1 3C2 प्लस 3C3। क्यों 3, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि 3C0 मतलब आप इनमें से कोई उठा ही मत ऑर्डर किया, तब भी वो सिमेट्रिक हो गया। तो हम तो सिमेट्रिक सोच रहे हैं। एक पेयर उठा लो तब भी हो गया, मतलब एक एलिमेंट उठा लो इनमें से एक ऑर्डर पेयर तब भी हो गया, 2 ऑर्डर पेयर उठा लो तब भी हो गया, तीनों उठा लो तब भी हो गया। क्लियर कट। अब सवाल आता है कि इन दोनों, यहाँ पे हमने जो काम किया था अभी पिछले वाले में, उसमें ऐड किया था, यहाँ भी हम ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या ऐसा हो गया जो हमने ऐड ना लगा के मल्टीप्लाई लगाया? उसका रीजन ये है कि आपने ये जो बनाया था वो पेयर के लिए बनाया था कि ये जगह 6 भर चुका हूं। अब आया कि एंड ये जगह भी तो भरनी है, तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, लाइक इंटरसेक्शन। क्लियर है ना? तो एंड का मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लाई करना, इस वजह से मल्टीप्लाई लगाया गया है। तो क्या बना 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, और दोनों मिलकर बना देंगे 2 की पावर 6। ठीक है, सिमेट्रिक 2 की पावर 6। क्लियर कट। अभी हम एक एग्जांपल और समझेंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल और समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। और मैं मेथड पे ही डिस्कस करूंगा, फॉर्मूले से पहले हम लोग आंसर निकाल के रख लेंगे, उसके बाद मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसमें एक एलिमेंट बढ़ा दिया, सपोज 4। ठीक, आपको डायरेक्ट सोचना भी बताऊंगा मैं, क्योंकि कैसे आप डायरेक्ट सोच सकते हो, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आप फिलहाल मेथड को कंसीव कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। पहले देखिए, देखिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे? 2 की पावर 4 4 माइनस 1 2 की पावर 12। एंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे? 2 की पावर इक्वल टू 2 की पावर 4 4 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 2 की पावर 10। ये आंसर हमारे आने चाहिए बाई फॉर्म। ठीक, अब हमने क्या किया कि भाई देखते हैं, जरा चेक करते हैं। तो सबसे बड़ा रिलेशन बना लेंगे। सबसे बड़ा रिलेशन क्या बनेगा? 1,1 2,2 3,3 4,4 1,2 2,1, फिर 1,3 3,1 1,4 4,1 2,3 3,2 2,4 4,2 फिर 3,4 4, कंप्लीटेड। हर एक से 4 बनने चाहिए ऑर्डर पेयर, तो 16 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए कंप्लीट। अब आ जाते हैं फिर से। अब हमने मेथड लिया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या हुआ वो देखिए, ध्यान से देखिए। रिफ्लेक्सिव में क्या, ये 4 प्लेस को मैं भरना ही चाहता हूँ कि ये तो भरे ही रहे, क्योंकि ये अगर खाली रह गए तो इसका मतलब फिर तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। इसलिए ये 4 प्लेस तो मैंने पहले ही भर लिए अपने। अब प्लेस रहे कितने? 12। 16 प्लेस थे, 12 रह गए। तो अब मैं क्या करूंगा, 12 में से एक भी एलिमेंट, एक भी ऑर्डर पेयर हमने नहीं उठाया, तब भी रिफ्लेक्सिव है। 12 में से एक उठा लिया तब भी है, 12 में से 2 उठा लिए तब भी है, और 12 में से 12 उठा लिए तब भी रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो इसलिए आंसर हो गया 2 की पावर 12 बाई दिस मेथड ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर, समझ आ गई बात? नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव के बाद हम पहुंचते हैं सिमेट्रिक पे कि भाई सिमेट्रिक क्या था। तो सिमेट्रिक मैंने क्या बताया था आपको, पेयर वाइज उठाना है। पेयर वाइज कैसे, देखिए बताता हूं। ये है पेयर। अब देखिए पेयर, ये आपके पास 4 थे, टोटल 16 थे, 12 लोग बचे, 12 के पेयर में कन्वर्ट कर लीजिए, 6 हो गए। तो देखिए 6C0 हमने एक भी पेयर नहीं उठाया। क्लियर है? 6C1 एक पेयर उठा लिया, 6C2 एंड डॉट 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 6C6 हो गए सारे के सारे। एंड, एंड के लिए मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई लगेगा। एंड के लिए हमने लगा दिया मल्टीप्लाई। ठीक, अब क्या करना है, प्लेस टोटल 16 होने चाहिए, हमारे 12 ही भरे। कितने प्लेस लगे? 4, और वो 4 प्लेस कौन भरेगा? ये।
तो इसका मतलब है कैसे बनेगा वो 4C0 4C1 एंड डॉट 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 4C4 कंप्लीटेड। ये हो गया 2 की पावर 6, ये हो गया 2 की पावर 4, आंसर हो गया 2 की पावर। क्लियर, समझ आ गई बात सभी को? आप इसको नोट करेंगे और इस पूरे कंप्लीट जो भी आज का लेक्चर हुआ है, रिफ्लेक्सिव को मैंने आपको शुरुआत में समझाया, सिमेट्रिक को समझाया, उसके बाद हमारा मेन डिस्कशन ट्रांजिटिव पे हुआ। ट्रांजिटिव पे डिस्कशन होने के बाद हमने बताया कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे। फिर हमने देखा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और कैसे हम उसे प्रूव करते हैं, एग्जाम्पल भी समझा। बाकी का मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट जो रिलेशन पार्ट 4 आएगा उसमें आपको मैं अभी कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा जो कि क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में या किसी भी 4 नंबर के क्वेश्चन में जोड़ के दिया जा सकता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो पॉइंट्स आपके दिमाग में हर समय होने चाहिए। अगर पॉइंट्स आपके दिमाग में नहीं होते हैं तो आप यहाँ रिलेशन में जब भी आपको क्वेश्चन करने बैठोगे तो वो क्वेश्चन आपको आपका दिमाग खराब कर देगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, और आपको बार बार वो चीज देखनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये है, एक बार पूरा लेक्चर देखिए, भले ही 2-3 बार देखिए, और उस लेक्चर को देखने के बाद उसको नोट्स बनाइए, फिर खुद से पूछिए कि क्या करना है, और जिससे कि आपको वो लेक्चर अच्छे से समझ में आए। कोई कंफ्यूजन रहे तो आप मुझसे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपका वो कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर आपको पार्ट 4 में मिल जाएगा। फिलहाल आप ये सारे के सारे जो भी मैंने लेक्चर दिए उनको अच्छे से नोट करें, नोट